हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अरे बच्चों, उस दिन जो क्लास चल रही थी ना, तो क्लास में फिर मेरे एक तो प्रॉब्लम यह हुई थी कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। दूसरा, बाहर से इतना वो आ रहा था शोर कि फिर मैं भी डिस्टर्बेंस हो रहा था, और मैं ये भी नहीं लग रहा था क्लास तुम्हारी समझ में आ पाएगी नहीं आ पाएगी। बट वो क्लास तुम्हारी एक रिवीजन क्लास भी हो गई, शॉर्ट क्लास है, तुम उसे देख लोगे, और उसमें एक आधा टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। और मंडे को आपकी क्लास मिल जाएगी, मंडे को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर, ब्रीथिंग 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 वाला, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज़ और, आपको मैं सिलेबस भेज दूंगा। अब सिलेबस आ गया आपका नीट का, उसमें मैंने देख लिया है, एक बार रीचेक और कर लेता हूँ मैं। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई टॉपिक उसमें कट हुआ है, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था कि कोई पार्ट उसमें छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अब आने लगा नीट का भी टाइम, दिसंबर जैसे ही आएगा आपके फॉर्म्स वगैरह रिलीज़ होने चालू हो जाएंगे दिसंबर जनवरी में, क्योंकि अब फॉर्म्स भी जल्दी फिल होंगे। हो जाता है पेपर भी अपने टाइम पर ही, पेपर तो अपने टाइम पर ही होगा, मई में ही होगा, ठीक है। तो जैसा पिछला शेड्यूल था कोविड से पहले, अब उसी पे बैक टू रूटीन आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों तुम्हें मैंने सारा बता दिया था, उसमें रिवीजन सारा मैंने करा दिया है, ठीक है। अब मैं उस पर जा नहीं रहा, चैप्टर छोटा है, इसे कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं। तुम भी फ्री, मैं भी फ्री, क्योंकि कुछ बच्चे पेपर भी चल रहे हैं। तो क्लास चाहे भले ही छोटी रहे, बट कंटेंट ज़्यादा ज़्यादा है। और इसमें ये जो लास्ट के टॉपिक है ना, ये आज की ये क्लास है थर्ड क्लास, ये उन दोनों क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो ये है कि तुम्हें समझाने के लिए कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ तक क्वेश्चंस वगैरह आने हैं, या जहाँ से जो चीज़ वो है वो ईजी आती है, ठीक है। तीन चार टॉपिक ही हैं, एंटीबायोटिक वाले टॉपिक से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये तीन चार टॉपिक है, तो ये तीन चार टॉपिक में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे, ठीक है। निकालो नोट्स, निकालो अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखना, क्योंकि एनसीईआरटी साथ में पढ़ाऊंगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ये जो वर्बली समझाने के, वो मैं ऐसे समझा दूंगा आपको। और आपके पास अब एनसीईआरटी की मैंने वो तो दे दी है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको लिखने के आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मैंने पूरा पार्ट पढ़ा दिया था आपको, हम बात कर रहे थे माइक्रोब यूज इन इंडस्ट्री ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। उसमें मैंने आपको बता भी था, रीड करके ही बताया था, बस स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं इसकी, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस पर बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा, मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर क्वेश्चन कैसा आएगा इस पर। बेटा इस पर क्वेश्चन आया था मैचिंग बनकर, ये चार होंगे, इसकी मैचिंग आएगी, ऊपर नीचे ऑप्शन होंगे, ठीक है। जो फिर इसका मैचिंग वाले ऑप्शन बनते हैं ना, वो भी बहुत टिपिकल वाले बनते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ठीक है। कि तुम्हें आता तो है, बट इसे मैच वैच करने में तो इसलिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो आपका टेस्ट भी होगा, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मैचिंग की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड कौन सी फंजी से प्रोड्यूस होता है हमारा, एस्परगिलस नाइगर। एसिटिक एसिड बैक्टीरियल है, एसिडोबैक्टर एसिडाई बोलते हैं। ब्यूटारिक एसिड हमारा क्लोस्ट्राइड बैक्टीरियल है, इसे बोलते हैं हम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइली। और लैक्टिक एसिड जो है उसको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलियस, ये भी हमारा बैक्टीरियल है। क्या प्रोवाइड करता है, क्या वो देता है हमें, लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर आ जाता है हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंजाइम। एंजाइम की जब बात करते हैं तो हम एंजाइम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक एंजाइम की मैंने आपको वो बताई थी ट्रिक, कि जहाँ पे बेटा ASE आ जाए तो समझ जाना वहाँ हम एंजाइम्स की बात करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स में क्या क्या आता है हमारा, डिटर्जेंट आता है, ठीक है। डिटर्जेंट यानी कि दाग अच्छे हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो उस डिटर्जेंट में क्या होता है, हमारी ऑयल स्टेन होती है, ठीक है। ऑयल स्टेन कहाँ से आती है, हमारी लिपिड से, लिपिड यानी कि लाइपेज। कौन सा एंजाइम है हमारा, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज के अंदर कौन सी फंजी यूज़ करते हैं हम, कैनेडिया एंड जियोट्राइकम, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी है, ठीक है। एमाइलेज, ये तो हमारी हो गई डिटर्जेंट की बात। अब बात करते हैं हम एमाइलेज। एमाइलेज क्या है हमारा, जैसे सेल्यूलोज होता है हमारा, स्टार्च होता है, ऐसे एमाइलेज, ठीक है। ये डिग्रेड ऑफ स्टार्च, स्टार्च को हम जब डिग्रेड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसमें से एक फंजी प्रोड्यूस होती है, एक बैक्टीरियल, दो कैटेगरी बनती है, एक फंजी की एक बैक्टीरिया की, ठीक है। तो फंजी क्या प्रोड्यूस करती है हमें, एस्परजिलस। और जो एमाइल वो दूसरा है वो क्या है हमारा, राइजोपस, ठीक है। ये राइजोपस क्या होता है, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता होगा, नहीं आता तो कॉपी खोलो, रिवाइज मारो,
अब तो वैसे ही पेपर चलना है आपके, तो अब तो सब रिवाइज करोगे, सब याद करोगे। बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में आता हमारा बेसिलियस, ठीक है। और बेटा आपके लिए एक चीज़ और है कि अगर आपको पुराने किसी चैप्टर में डाउट आ रहा है और आपका पेपर आ रहा है, तो प्लीज़ बेटा मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, या फिर मैं आपको वही क्लास वहाँ से बता दूंगा कि बेटा यहाँ से 9 मिनट से लेकर 18 मिनट तक देख लो, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आपके सर से आपकी बातचीत हो रही है या आप उनसे घबरा रहे हो तो मुझे बता देना। किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है, एनी टाइम। कि आप किसी भी टाइम में कॉल कर लो, बस पेपर ख़राब करके मत आना, पेपर अच्छे से करके आना। एनी वन, कोई भी हो, किसी भी टाइम कॉल कर लो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे ये है कि थोड़ा अप डाउन होगा बट मिल जाएगा। बेटा प्रोटीएज, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज नाम से क्लियर है कि प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने वो देखा होगा कि जब आप जूस वगैरह पीते हो, दो टाइप की जूस होते हैं। एक अगर आप घर में निकालो अपने, या अगर आप खुद से वो करोगे, तो जो जूस वो निकाल रहे हो आप, तो उसमें हल्के हल्के से ना वो उसके रेशेस आ जाते हैं। कि आपने मौसम्बी का जूस निकाला तो उसमें कुछ ना कुछ रैशेस आ जाते हैं, वो फिल्टर नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। अब वही आप ले लो रियल जूस, ये कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, बिल्कुल जब आप इसे गिलास में करते हो ना, बिल्कुल क्लियर दिखता है कि गिलास की ना नीचे की वो ज़मीन भी दिखेगी जो गिलास के अंदर होती है, ठीक है, जो उसकी बेस होती है वो दिखेगी आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, हमारे क्लैरिफाइंग एजेंट डाले जाते हैं इनके अंदर। एक सेकंड रुकना। क्या डाले जाते हैं बेटा? क्लैरिफाइंग एजेंट। क्लैरिफाइंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं हम? जैसे फ्रूट जूस हुए, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटीज एंड पैक्टिनेज में फंजी और बैक्टीरियल दोनों कैटेगरी लाई करती हैं, ठीक है। फंजी से हमें क्या, प्रोटीज में क्या क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, एस्परजिलस, एंड बैक्टीरिया के फॉर्म में क्या आता है हमारा, बैसिलस, ये दोनों हमारे आते हैं, ठीक है। पैक्टिनेज में फंजी प्रोड्यूस होती है, कौन सी, एस्परगिलस, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, एस्परगिलस। डिफरेंट क्या है, बैसिलियस। बैसिलियस याद रखना वो किससे आती है, हमारी प्रोटीज से। पैक्टिनेज से सिर्फ एक ही वो मिलती है, फंजी मिलती है हमें, वो कौन सी होती है, हमारी एस्परगिलस। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वो क्लियर जूस क्यों मिलता है, जो आपका ट्रॉपिकाना रियल जूस है, कभी आपने नहीं देखा, बिल्कुल क्लियर होंगे, इसमें कोई आपको वो नहीं होगा, ठीक है। बट वही अगर आप वहाँ से स्टॉल से लेंगे, ठेले पर से लेंगे और घर में निकालेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं रैशेस आ जाते हैं, वो अनफिल्टर्ड होता है। और ये जो होते हैं क्लैरिफाइंग एजेंट होते हैं, ये बिल्कुल उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये फ्रूट जूस में हमारे मिलकर आता है, जब हम बाहर से लेते हैं, कंपनी की साइड से आता तो। अब बन जाओ तुम डॉक्टर, डॉक्टर बनोगे, कार्डियोलॉजिस्ट बना देते हैं तुमको, तुम कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, तुम डॉक्टर हो, ठीक है। तुम्हारे पास पेशेंट आया, उसको क्लॉट हुआ है, ठीक है, क्लॉट क्लॉट ब्लस्टर हुआ है। अब आपको उसको, आपको ट्रीट करना है, तो आप क्या करोगे? ये तो आप बहुत सिंपल था, मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा दिया। तो बेटा देख लो, दोनों चैप्टर ना एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, और दोनों चैप्टर मैंने इसलिए कंप्लीट करा दी क्योंकि इजी इजी चैप्टर थे, और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और दोनों वेटेज वाले चैप्टर थे। क्लॉट बस्टर में आता हमारा स्टेप्टोकाइनेज, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, कौन सा, स्टेप्टोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया हमारा, स्टेप्टोकोकस। कौन से बैक्टीरिया आता है हमारे, स्टेप्टोकोकस से। तो जब क्लॉट ब्लस्टर होता है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं बेटा, स्टेप्टोकाइनेज, के इसे खाओ, और उस क्लॉट ब्लस्टर जो हुआ है हमारा उसको ठीक करने के लिए। फिर आता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी सेंटर पे एक रिया है, एक वानिया, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये बोलते हैं सर, ये क्लास में कभी चुप नहीं बैठते। तो मैंने इनका एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि बेटा एक रिया एक वानिया, ठीक है, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब टच वुड 1% एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब वो मत होना, ऑफेंड मत होना। रिया को कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसके कोई ऑर्गन डिफेक्ट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, बट वानिया बोली ना जी ना सर, मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं तो सर वानिया ने कुछ भी कर दूँगी। वानिया ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करी, किडनी ट्रांसप्लांट करा दी बिना सोचे समझे, ठीक है। रिया ने एक्सेप्ट कर ली कि चल ठीक है, तेरे पास तो दो हैं, वैसे भी क्या करेगी दोनों का, एक मुझे दे दिया, ठीक है। बट वही वाला जो मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाया था बेटा, अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना ऑर्गन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ऑर्गन की ट्रांसप्लांट के टाइम पर, जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है वो ज़रूरी नहीं है वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स अलग हैं, रिया की बॉडी सेल्स अलग हैं, वानी की बॉडी सेल्स अलग हैं। अब जब वो ट्रांसप्लांट हुआ
तो दोनों सेल्स अलग अलग हैं। अब प्लस माइनस जब जोड़ो वो प्लस माइनस कैसे वो होंगे, जुड़ेंगे, नहीं जुड़ पाएंगे ना। प्लस प्लस ही जुड़ता, माइनस माइनस ही जुड़ता। तो प्लस माइनस जब दोनों जगह गर्म ठंडे तार रख दिए तुमने तो वो कहाँ से होगा। तो बॉडी हमारी क्या करती है, उसे सप्रेस करती है, उसे मतलब रिजेक्ट करती है। तो उसे रिजेक्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वो निकल कर आ जाती हैं। अब वो जो सेल्स उस पर अटैक करती हैं तो उसकी भी सेल्स बाहर निकल कर आती हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी सेल्स से हमारे और ऑर्गन्स पे भी अटैक करने लगती हैं, क्योंकि फिर उन्हें सारे उस पर वो शक होने लगता है कि ये हमारा है या नहीं है। तो फिर यहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद में हमारा, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करने से पहले ही उसके बाद में हम क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देते हैं। अब ये आपको बताना कौन सा होगा। मैंने ह्यूमन एलिमेंट डिसीज में बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत बार मैंने आपको करा था। साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। याद रखना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो हम कौन सा ड्रग देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आता है बेटा, साइक्लोस्पोरिन है। कौन सी फंजी से प्रोड्यूस होता है हमारा, ट्राइकोडर्मा। कौन सी फंजी से होता है ये हमारा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, स्टेन्स, स्टेन्स कौन सा होता है हमारा, स्टेन क्या होता है। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, छोटे मोटे डॉक्टर तो यहीं से बन जाओगे। ये 2 चैप्टर पढ़ लिए ना, छोटा मोटा डॉक्टर तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आप टाइफाइड बता सकते हो, नमोनिया बता सकते हो, कोल्ड के बारे में बता सकते हो, ट्रीटमेंट बता सकते हो छोटा मोटा। ठीक है, प्रिकॉशंस बता सकते हो। एड्स कैंसर पढ़ा दिया आपको, ड्रग्स के बारे में पढ़ा दिया, इसमें पढ़ा रहा हूँ चैप्टर में आपको। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा दिया। तो आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हो गया। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे ना तो इतनी मोटी मोटी बुकें मिलती हैं, फिर उसे आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। हम हो गए, तुम भी हो जाओगे। तो किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आपने उसका टेस्ट वगैरह कराया, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले बढ़ क्यों रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो इस पर नहीं जाते, अब आपको मैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है बेटा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटेशन ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम उसको बढ़ाता है ना कोलेस्ट्रॉल को, उसका हमें इनिबिट करना है, उसको हमें रोकना है कि भाई रुक जा, थम जा, हमारी बॉडी में इतनी वो है, इतनी फैल सकती है और मत फैला। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कर रहा है, यानी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कर रहा है, जो बनाने में हेल्प कर रहा है, उसको हमें क्या करना है, स्टॉप, रुक जाओ यहाँ पर। तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लो हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक है, इसमें कौन सी फंजी यूज़ करते हैं हम, मोलस्कस परप्यूरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेरे टाइम पर क्या हुआ था, जब मैंने नीट दिया था 2019 में, 2019 में नहीं, 2020 में दिया था मैंने। तो बेटा क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, वो क्वेश्चन आए थे कि ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या यूज़ करना होता है। पहला लाइपेज, पूरे मैचिंग की फॉर्म में था। ठीक है, एमाइलेज में बैक्टीरियल कौन सा है, बेसिलियस। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लॉट ब्लस्टर में कौन वो करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये याद होना चाहिए। कौन से बैक्टीरिया आता है, स्ट्रेप्टोकोकस से आता है। ट्रांसप्लांटेशन में हमें कौन सा ड्रग देना होता है, साइक्लोस्पोरिन है। कौन सी फंजी से आ रहा है, कि ट्राइकोडर्मा। देखो क्वेश्चन बताओ मैं कहाँ से कैसे हो रहा है, क्यों पढ़ा तो दिया मैंने 10 मिनट में। अब मेरी 2 मिनट की बात सुन लो, क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ, हमने एक पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन करा, पूरी एक कहानी बन के फॉर्म में आती, कहानी की फॉर्म में आता है कि इफ़ वन पेशेंट ट्रांसप्लांट, ये ऐसे करके पूरा हुआ है कि एक पेशेंट ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा। ठीक है, उसने रिसीव कर लिया। अब आप ये बताओ, जो उसको हम वो देंगे साइक्लोस्पोरिन है, वो किससे आया हमारा, किससे ऑब्टेन हुआ है, फंजी, बैक्टीरिया, वायरस, एंड नॉन ऑफ दिस। पहला आंसर फंजी। कौन सी फंजी है जिस पर क्वेश्चन आया है, ट्राइकोडर्मा। ऐसी क्लॉड ब्लस्टर, क्लॉड ब्लस्टर में क्या होता है आपको पता है, आपको क्या देना है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब ये बताओ वो जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, बोले सर स्ट्रेप्टोकोकस से हो रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो आप करोगे टिक कैसे, बैक्टीरियल है, तो जब आपको +4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्टेन्स पर आ जाओ। स्टेन्स में हमारा कौन सी फंजी से आ रहा है, स्टेन, पहले तो ये बताओ, स्टैटिन, ओ सॉरी स्टेन नहीं, स्टैटिन्स, स्टैटिन्स बोलते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए स्टैटिन्स कहाँ से हमारे ऑप्टेन होते हैं, फंजी से। फंजी कौन सी है, मोलस्कस परप्यूरियस। ठीक है, इसका दूसरा नाम में हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स ईस्ट। इसे क्या बोला जाता है, फॉल्स ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका वो है। और इसकी मैकेनिज्म क्या है स्टैटिन्स की, कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बन रहा है,
तो उसे क्या करना है, हमें इनिबिट करना है, उसे रोकना है, तो उससे हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो। अब आ जाओ तुम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर। ये 1 मिनट एनसीईआरटी पढ़ा दूँ क्या? ये तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि सिंपल था, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारा बता दिया। एनसीईआरटी में बस लाइन्स वगैरह लिखी होती हैं, वो आपको समझनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, और अब आपके पास में नोट वो है, बुक है, आप उसमें से उसका आंसर निकाल लेना। एसटीपी, एसटीपी में क्या होता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी में सीवेज ट्रीटमेंट समझते हो, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा कूड़ा कचरा, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट, इस सब की बात कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो नालों में हमारा पानी बहता है, जो उसकी बात कर रहे हैं कि हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और प्लांट नहीं है बेटे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। ये नोट्स में हमारे करेक्ट कर लेना है। इसे बोलते हैं हम एसटीपी। एसटीपी में 3 स्टेप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। बिल्कुल देसी बन जाओ, ग्राउंड लेवल पर आ जाओ। एक उसमें नाले में पानी जा रहा है, उसमें सारा कूड़ा भी है, प्लास्टिक भी है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है, सब कुछ है। तो पहला ट्रीटमेंट उस पानी के साथ क्या होता है, बहुत वो हो जाएगा ये थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें समझ में आना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा क्या हो रहा है कि जब तुम फिजिकली क्या होता है बेटा, पहले तो हम उसे फिजिकली वो करते हैं, सीक्वेंशनल फिल्ट्रेशन करते हैं, दूसरा सेडिमेंटेशन करते हैं। फिजिकली यानी कि हम हाथों से या मशीन से उसको, जो उसका कूड़ा कचरा होता है वो निकाल देते हैं उस पानी में से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन हुआ कि हमने उसे फिल्ट्रेट कर लिया, उसमें से सारे वो निकाल दिए। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अब जो उसके छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, पेबल्स यानी कि जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो नहीं आ पाते, जो हाथ में नहीं आ पाते, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो क्या होते हैं, वो सेडिमेंट हो जाते हैं। सेडिमेंट यानी नीचे आ जाते हैं उसमें, ठीक है। एक ये वो बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ पे हमारा सारा पानी इकट्ठा था। अब हमने उसमें हमने क्या करा, फिजिकली यानी कि अपनी बॉडी से हमने क्या करा, तो उसकी वजह से कूड़ा निकाल दिया। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में पानी भर गया है कुछ भी, तो आप क्या करोगे, अगर वहाँ पे कूड़ा है तो आप उसे क्या करोगे, हाथ से रिमूव करोगे, फिजिकली तो करोगे आप उसको। लेकिन जो छोटे छोटे मिनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो आपके हाथ में नहीं आते। तो ऐसे ही इसमें हुआ कि बेटा हमने वो तो रिमूव कर दिया, बट जो हमारा सेडिमेंट हुआ, सेडिमेंट क्या हुआ, हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो सेडिमेंट हो गए। सेडिमेंट यानी नीचे बैठ जाना, पानी के नीचे बैठ जाना। अब देखे फॉर एग्जाम्पल, इस गिलास में मैंने पानी लिया और इसमें मैंने चीनी डाली। चीनी के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। चीनी के पार्टिकल हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे आकर बैठ जाएंगे। अभी इसके कंपेयर में दूसरी कोई चीज़ डाल दूँ तो ऊपर रहेगी, कोई बड़ी चीज़ डाल दी तो वो ऊपर रहेगी। तो ऊपर जो ईजी दिख जाएगा, जो बड़ा होगा साइज में, वो से आप निकाल दोगे, छोटा होगा वो से कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, वो छोटे पार्टिकल नीचे ज़मीन पर बैठ गए। इसको क्या बोलते हैं हम, जो सेडिमेंट हुए इसे बोलते हैं हम स्लज। स्लज मीनिंग होता है सेटल डाउन हो जाना। जो सेटल डाउन के हुए बेटा हमारे पेबल्स, इसे लिख लेना हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जैसे वो होता है ईंटें होते हैं, पत्थर होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करना है, ठीक है। तो ये जो पानी है, अब ये क्या हो गया बेटा, इसे बोलते हैं प्राइमरी इफ्लेंट। प्राइमरी इफ्लेंट हो गया, जो हमने इसे ट्रीटमेंट करा, इस ट्रीटमेंट का हमने क्या बोला, ये प्राइमरी इफ्लेंट हो गया। इसे ये बोलते हैं प्राइमरी सिलेज, ठीक है। आ गया समझ में? पानी जा रहा था, तुमने क्या करा, फिजिकली उसे रिमूव करा। फिजिकली तुमने 2 स्टेप लिए, सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। पहले तो तुमने उस पानी को फिल्टर करा, उस पानी में से वो निकाल लिए पार्टिकल वगैरह, पार्टिकल कह रहा हूँ, कूड़ा कचरा ये सब निकाल दिया, ठीक है, सारा वो। अब वो उसमें जो बचे, अब वो सेडिमेंटेशन में चले गए। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जो हमारे पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, वो सेडिमेंट हुआ, नीचे बैठ गए, उन्हें बोलते हम स्लज, ठीक है। इनकी टर्मिनोलॉजी याद रखना। स्लज क्या है, हमारा सेटल डाउन होगा नीचे। सेटल डाउन क्या हुआ है, हमारे पेबल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो अभी क्या हुआ, हमारा प्राइमरी ईफ्लैंड, प्राइमरी स्लज है, ठीक है। सेकेंडरी में आ जाओ। सेकेंडरी में हमने ट्रीटमेंट करा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक दोबारा नीचे, सेकेंडरी में हमने क्या लिया, अब जो हमारा प्राइमरी इफ्लेंट है, तो हमने उसे ट्रीट कर लिया है, अब हम उस पर आगे ट्रीट करेंगे ना, उसे और आगे वो करेंगे। और सेकेंडरी में क्या करेंगे, हम सेकेंडरी में प्रोसेस में करते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं, उनको रिमूव करेंगे, वो हमारा वर्क है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर होता है क्या, प्राइमरी इफ्लेंट जो है हमारा, जो हमारा हुआ था, अब हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। उसमें से क्या करेंगे हम कि उसमें ना फ्लॉक्स बन जाएंगे। फ्लॉक्स क्या होता है हमारा,
फ्लॉक्स होता है मास ऑफ एरोबिक, यानी जो हमारे वो है ना बैक्टीरिया, उनका एक गुच्छा बन जाएगा, फ्लॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और उनका ऐसे करके गुच्छा बन गया तो उसे बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? फ्लॉक्स। तो बहुत सारा मास, उस जो बैक्टीरिया वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए तो उसे बोलते हैं मास ऑफ एरोबिक। ये जो मास ऑफ एरोबिक है ये क्या होता है हमारा? हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि एक टाइप का तो बैक्टीरिया होगा नहीं, 1000 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हमारे हाथ पर भी अगर तुम देखो तो कभी इस हाथ पर हज़ारों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। जैसे ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। अब आपको समझ होगा हेट्रो मीन्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हेट्रो क्या है, किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम? डिफरेंट होने के लिए, ठीक है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? जब हम उसमें जाते हैं, अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, कि गंदा पानी है, तो उसमें बीओडी, बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे लिख लेना अपने नोट्स में, मैंने भी लिखा नहीं, लिख देता हूँ। बीओडी क्या होता है बेटा? बीओडी की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर दूसरे वर्ड में इसे बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब एनसीईआरटी पत्र पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बीओडी फुल फॉर्म क्या है बेटा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने आपके नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है। और उसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? एरोबिक प्रोसेस करना है। एरोबिक प्रोसेस क्या करना है? मतलब क्या, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन आएगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो हमारे उसमें बैक्टीरिया है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। आया समझ? कि हमारा बीओडी जो गंदा पानी है, गंदे पानी में हमारे फ्लॉक्स ज़्यादा हैं, फ्लॉक्स यानी बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, यानी कि हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और उसे हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, ठीक है। बीओडी मीन्स ये होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि उसको बीओडी की ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके बीओडी को कम करने के लिए, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगा तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब साफ़ पानी है तो उसमें बीओडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कम बीओडी की ज़रूरत है, नॉर्मल सी बात है। तो एक फॉर्मूला आता है इसका, बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by प्योरीफाई ऑफ वाटर, ठीक है। आ गए समझ? बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by प्योरीफाई ऑफ H2O, ठीक है। और बीओडी ज़्यादा बड़ा होगा तो प्योरीफाई ऑफ वाटर कम होगा, प्योरीफाई ऑफ वाटर ज़्यादा कम होगा तो बीओडी कम होगा, वो प्योरीफाई ऑफ वाटर बड़ा होगा तो बीओडी कम होगा। यानी वही गंदा पानी होगा तो उसमें बीओडी की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ा होगा। साफ़ पानी है तो उसमें बीओडी कम होगा, कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यही आगे भी सेकेंडरी इफिलेंट को हमने फिर दोबारा देखो इस वाले पेज पे आ जाओ। पहले तो मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। अब जब आप इसका आओगे तो ये मैंने जो अभी बताया ना कि एरिएशन टैंक में डालेंगे इसको हम, करने के बाद सेकेंडरी इफिलेंट। अब ये प्राइमरी इफिलेंट सब किस में आ गए? हमारा सेकेंडरी इफिलेंट में 3 स्टेप थे। 3 स्टेप में हमने पहला स्टेप करा, जो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में वो बना तो उसे क्या बोले हमने? प्राइमरी इफिलेंट। अब हम सेकेंडरी इफिलेंट करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है तो उसे क्या बोले हम? सेकेंडरी इफिलेंट, ठीक है। और वो एक्टिवेटेड स्लज है, ये एरोबिक बैक्टीरिया या फंजी हमारे रिमूव करता है। ये हो गया। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज हुआ, यानी कि जो हमारा नीचे के आके बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, सेटलिंग ट्रंक जिसको बोलते हैं हम। अब इसमें क्या हुआ? एक्टिवेटेड स्लज हो गया। ये जो बचा हुआ पार्टिकल है ना, ये जो बचे हुए वो हैं, तो ये एक्टिवेटेड स्लज है। इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसमें हम एरिएशन टैंक में क्या डालते हैं? इनोकुलम, जिससे कि उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। एक रेस्ट जो बचा हुआ है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या केस होता है कि वो एनारोबिक स्लज है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया लेंगे। एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस पता होगा। एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है ये। अब इसमें क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया लेंगे, उसे रिमूव करने लिए। तो उसमें कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया आता है? हमारा मेथेनोजेंस। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ाया था मैंने आपको मेथेनोजेंस के बारे में, ठीक है। मेथेनोजेंस कौन से बैक्टीरिया आते हैं? हमारे आर के बैक्टीरिया। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे आर के बैक्टीरिया।
ठीक है। इस आर के बैक्टीरिया से हमारी क्या बन जाती है, बायोगैस। बायोगैस में क्या क्या होता है हमारा, CH4, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CH4 क्या है हमारा, मीथेन, ठीक है। तो देख रहे हो, हमने पहले तो उसका वाटर का ट्रीटमेंट करा, उस ट्रीटमेंट के बाद में उससे अपनी बायोगैस भी बना सकते हैं। आ रही समझ, एक बार जब NCERT रीड करोगे तो उसमें सारी लाइनें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब या तो हम इससे बायोगैस बना लें, या फिर हम इसको क्या करेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम क्या कर सकते हैं। अब सेकेंडरी इफ्लुएंट हमारा इतना तैयार होगा, इतना साफ पानी हो गया, 2 स्टेप तो हमने कर लिए। अब हम उसे रिवर में बहा सकते हैं, या फिर उसका हम टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रिवर का पानी इतना पीने योग्य नहीं होता, पानी पीने लायक नहीं होता, बट हमारे पास जो पानी आता है वो क्या होता, कौन सा पानी होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद आता है। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्लोरीन गैस से, ठीक है, ओजोन गैस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, और जर्कोनियम आयन से, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा वो प्योरीफाई होकर हमारे पास में पानी आता है। आजकल RO भी यूज़ करते हैं लोग, RO प्योरीफायर कैंट, ठीक है। तो इससे हमारा सेकेंडरी के बाद में टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, क्लोरीन गैस देते हैं, ठीक है, और ओजोन गैस देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से ट्रीट करते हैं, जर्कोनियम आयन से करते हैं, और एक दो और सब्सटेंसेस हैं, बट हमारी केमिस्ट्री ने इतने वो बायो ने इतने बता रखा है, तो हम इतने ही ले लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तुम्हें ये याद होनी चाहिए कि प्राइमरी में कितने स्टेप होते हैं, 2। फिजिकली 2 स्टेप कौन से होते हैं उसमें, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूव, ठीक है। जो हमारा पहला ट्रीटमेंट करा हमने उसे क्या बोलते हैं, हम उस वाटर को बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट या प्राइमरी स्लज, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी में क्या आता है हमारा, जो हमने प्राइमरी करा था, अब हम उसे प्राइमरी को सेकेंडरी की ट्रीटमेंट करेंगे। पहले हम प्राइमरी इफ्लुएंट लेकर आए, यहाँ पर देखो ये बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्राइमरी इफ्लुएंट डाला ये जगह पर। अब इसे हम सेकेंडरी इफ्लुएंट बनाएंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है, इसमें माइक्रोब्स हमें रिमूव करने हैं। माइक्रोब्स कैसे होते हैं, हमारे बैक्टीरिया की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसे हमने क्या बोला, एरोबिक, मास ऑफ एरोबिक, ठीक है। मैंने आपको इसमें समझाया। BOD की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर BOD ज़्यादा है तो पानी गंदा है, BOD कम है तो पानी हमारा साफ़ है। एक फार्मूला आता है, ये तो आपको पता होगा, अगर इन्वर्सली का रिलेशन होता है तो एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ कम होती है, डायरेक्टली का होता है तो दोनों चीज़ इक्वल होती है। उस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम ट्रीट करेंगे आगे चलने के बाद में एक्टिविटी स्लज से, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया फंजी को रिमूव करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी स्लज के बाद में हम देखते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बाकी क्या बचा, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसे हम डालते हैं एरेशन टैंक में, ठीक है। उसके बाद में हम उससे आगे बढ़ा देते हैं। जो बचा बाकी का रेस्ट है उससे हम कैसे ट्रीट करते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जिसको बोलते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया को रिमूव करने में हमें क्या चाहिए होता है, एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया हमारी कौन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस। मिथेनोजन कहाँ से आते हैं, हमारे आर्के बैक्टीरिया से आते हैं, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया ये क्या बना देते हैं, हमारे बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। बायोगैस के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम ट्रीटमेंट करेंगे, या तो हम उसे रिवर में बहा सकते हैं, या फिर हम इसका टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस का यूज़ करेंगे, ओजोन गैस का यूज़ करेंगे, अल्ट्रावायलेट गैस का यूज़ करेंगे, ठीक है। गंगा एक वो है आपकी बुक में, पेज नंबर 185। अब जब ये सारा हमने बायोगैस के बाद में, ये देखो बायोगैस के बाद में ये इधर पैराग्राफ है, इधर का 185 का पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। 184 से स्टार्ट है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like river and stream, and aerial views of such a plant is shown in the figure, ठीक है।
पेज नंबर 185 पर आ जाओ। मैंने आपको बताया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में हम उसे क्या कर सकते हैं, या तो रिवर में बहा सकते हैं या फिर हम उसका टर्शियरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हमारी बुक बोल रही। ठीक है, पेज नंबर 185 पे बोलते हैं, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोस प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो आपको हेल्पफुल होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए, जो हमारे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर, जो हमारा मिलियंस की फॉर्म में, यानी मिलियन समझते हैं कितना, हज़ार मिलियंस वाटर हम रोज़ उसको ट्रीट करते हैं। द मैथडोलॉजी हैज़ has been appreciated for more than a century now in almost all part of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival microbial treatment of sewage. ठीक है, हज़ारों साल से, सौ सेंचुरी से हमारा ये, हम इसके लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि पानी तो सब हमारे पूर्वज ही पीते थे, तो जब से ही चलता आ रहा है। You are aware due to you are aware that due to increasing अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीन, इसे छोड़ो, इस पर आ जाओ, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पर। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड, ये तो हमारे प्लांट्स हैं जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी कर रहे हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब इस पानी का हम आगे क्या करते हैं, एक मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने एक इनिशिएट यानी एक काम शुरू करा। किस पे काम शुरू करा, गंगा एक्शन प्लान इन्होंने बनाया। एक दूसरा प्लान बनाया था इन्होंने, यमुना एक्शन प्लान। गंगा और यमुना तो तुमने देखी, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। इन्होंने इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो हमारी गंगाज हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। ठीक है, और यहीं से सारा पानी हमारा वो होता है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया था, तो इसको हमने साफ़ करने की वो बनानी स्टार्ट करी। अंडर दिस प्लान्स it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river। ठीक है, तो यहीं पर ही सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में हम यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं सारा वाटर वगैरह। तो उसके बाद में से हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ऐसा अगर हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट में लेके जाना है, तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे प्लांट्स स्टार्ट करे। अब विजिट to a sewage treatment plant is situated in any place near you would be very interesting and educating experience। ठीक है, तो दो, एक वो है संस्था, ठीक है, उन्होंने दो उस पर वर्क करा, गंगा एक्शन प्लान पे वर्क करा, यमुना एक्शन प्लान पे वर्क करा। ठीक है, फिर इन्होंने ओनी माइक्रोब से क्या बना लिया, बायोगैस बना ली। ठीक है, बायोगैस के बारे में ये जो पेज नंबर 185 पे दोबारा आओ, 10.4 इसे रीड कर देता हूँ, मुझे समझाने का तो इसको कुछ है नहीं बायोगैस पे, मैं वैसे बता रहा हूँ। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमें पता है जो हमारी बायोगैस है वो गैसेस का मिक्सचर है, containing the predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel। ठीक है, ये बायोगैस जो है हमारा एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। यू हैव लर्न that microbe produce different type of gases and product during the growth and metabolism। आप आगे अभी लर्न करोगे कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और उसके एंड प्रोडक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, the type of the gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize। ये डिपेंड करेगा माइक्रोब्स पे और ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पे। they utilize in the example cited in the relation of fermentation of tough cheese making and production of beverage the main gas produce CO2। ठीक है, हमने अभी देखा था जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे हमारे, उसमें हमने वो बनाया, डफ बनाया, फर्मेंटेट करा, चीज़ बनाई। ठीक है, और बीवरेज बनाई हमने। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा है, CO2 देखा है, CO2 सब में प्रेजेंट था। हाउ एवर द कल्टन बैक्टीरिया which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of the methane along with CO2 and H2।
जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उन पे क्या होता है, हमारा सेलुलोज ग्रो करता है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा एनारोबिकली है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कौन कौन सी वो होती है, मीथेन प्रेजेंट होता है वहाँ पर, CO2 प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है, ठीक है। दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस, ठीक है। बायोगैस किससे बन रही है, हमारी मिथेनोजन से। तो मिथेनोजेंस में हमारा क्या क्या आता है, हमारा मीथेन आता है, CO2 आता है, H2 आता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एज कॉमन सच एज कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं इसको हम, मिथेनोबैक्टीरियम। दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज। ये बैक्टीरिया हमारा कहाँ मिलता है, एनारोबिक स्लज में मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन। ह्यूमन आर पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। कैटल होती है ना, कैटल, उसके स्टमक में मिलता है। जैसे हमारे काव वगैरह हो गया, ठीक है, कैटिल है, इनके स्टमक में ही ज़्यादा ये बैक्टीरिया हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मेथेनोजेंस हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे कैटल्स में। कैटल्स के भी कहाँ पे, स्टमक में। ये हाईलाइट पॉइंट है, इसे मार्क कर लेना NCERT में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन, ठीक है। जो हमारा सेलुलोज मटेरियल है वो हमारा प्रेजेंट है इन द ह्यूमन। In the human, this bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutritional cattle. ठीक है. Do you think we human being are able to digest the cellulose present in our food? Thus, the excrete dung of cattle, commonly called gobar, is rich in this bacteria. Dung can be used generation of biogas, commonly called gobar gas. ठीक है. तो आपको पता है कि पहले गोबर गैस, जो हमारा गैस है, यानी जिससे पर हमारा खाना वगैरह बनता है, जो गैस जलती है, तो उसके पहले उपले बनाए जाते हैं। तो उपले किसके बनाए जाते हैं, जो हमारा कैटिल है, काव है, इसका जो हमारा एक्सक्रीट है, यानी उसकी स्टूल है, यानी फीकल मेटल है, यानी कि इसकी पॉटी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो उससे हमारे उपले बनते हैं। कभी देखा होगा गाँव गाँव में अगर जाते हो तो आज ही मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी गोबर गैस कहलाती है। और वही क्या है, हमारी आजकल हम क्या बोलते हैं उसे, बायोगैस। बायोगैस कैसे हो गई, हमारे सिलेंडर वगैरह आते हैं, उसमें फिल होकर आती है, तो वो क्या है, हमारी बायोगैस है। बट पहले क्या था, वो हमारा गोबर गैस, ठीक है। तो ये कैसा होता है हमारा, मैंने बताया ना, स्टमक, किसके स्टमक में मिलता है, हमारा कैटल के, ठीक है। कैटल के स्टमक में मिलता है। और दूसरा कि जो उसका एक्सक्रीट है, एक्सक्रीट यानी जो बाहर वो निकाल के जा रहा है सुबह वो, तो उससे द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंसनट्रेट टैंक। बायोगैस प्लांट जब हम जाएंगे कभी देखेंगे तो 10-15 फीट डीप नीचे होता, ठीक है। कभी देखा होगा कि कहीं पे ना बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा होता है और उसमें बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो रहा होता है, तो वहीं से हमारी क्या बन रही होती है, हमारी बायोगैस बन रही होती है। बायोवेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी डंग इज फीड अ फ्लोटिंग कवर्ड, ठीक है। इस पर आ जाओ फिगर 10.8 पर, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। डंग और वाटर लिया हमने, यानी कि उसका हमारा वो है फीकल मेटल है और वाटर, इसमें मिक्स करके हमने नीचे डाल दिया। ये नीचे 10-15 फीट नीचे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टर है। फिर यहाँ से क्या रिलीज होना चालू हुआ, हमारा ये टैंक बना हुआ है, यहाँ से रिलीज होना चालू हुआ हमारा CH4 CO2, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, गैस ब्लैडर। बाकी क्या है, स्लेजर। गैस बनता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा पाइपलाइन में, और ये हमारी बन जाएगी बायोगैस, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, बायोगैस। ये इसमें लिखा हुआ भी है आगे। तो इसमें दो वो यूज़ करते हैं, दो एब्रीविएशन आती हैं हमारी, दो फुल फॉर्म्स आती हैं, ये लिखी हुई हैं आपकी, IARI और KVIC। IARI क्या है बेटा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC क्या है बेटा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है बेटा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। IARI क्या है हमारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले क्या था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के लोग क्या बनाते थे, उपले बनाते थे, ठीक है। उपले छापते थे। कभी अगर आप गाँव वाँव में जाओ तो दीवारों पे छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हें एक प्रॉपर एक सनलाइट की ज़रूरत पड़ती थी उसे वो होने के लिए, तो ऐसा होता था, ठीक है। तो उसके बाद में फिर घर में गैस चूल्हा जलता था, उस पर खाना बनता था, ठीक है।
तो ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, कैटल के र्यूमन, यानी कि र्यूमन क्या होता है, जो उसकी, समझ जाओ, ठीक है, ना पता कौन किस टाइम पर देख रहा होगा। पहले मैंने पानी के बारे में बता दिया, अब इसके बारे में थोड़ा चैप्टर है इसकी, बट रियलिटी है, ठीक है। अब आगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स बने हुए होते हैं। अब क्या, तो अब तो प्लांट्स बनने लगे, पूरे पूरे प्लांट लगे हुए हैं बायोगैस बनाने के लिए। तो क्या होता है, बहुत सारा इकट्ठा करते हैं गोबर, उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे हमारा CH4 CO2 H2S बनता, ठीक है। ये हमारा क्या होती है, बायोगैस होती है। आज का ये प्लांट्स की फॉर्म, प्लांट लग गए हैं इसके, तो ये वैसा हो गया है, ठीक है। पहले क्या आते थे, उपले आते थे। पेज नंबर 186 पे 10.5 खुद रीड कर लेना, मैं समझा रहा हूँ। 10.6 खुद रीड कर लेना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक BT कॉटन इसमें मैंने छोड़ा है, BT कॉटन पढ़ाऊंगा मैं बायोटेक में, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट में क्या होता है, अब तुम खेत वगैरह में गए, खेत वगैरह में पहुंच जाओ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करके रखना होता है, नहीं तो वो हमारी फसल खराब कर देंगे। तो ऐसे इसमें से जो इम्पोर्टेंट, पूरा पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है, मैचिंग की फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के ले लो, सिर्फ ये 4-5 पॉइंट याद कर लेना। लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है एफिड्स को। किसको कंट्रोल करती है बेटा, एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल करते हैं मॉस्किटोज को। ट्राइकोडर्मा किसको, ट्राइकोडर्मा एक फंजी है, ये प्लांट फ्रॉम पैथोजन, कोई पैथोजन आ रहा होता है ना, उससे प्रोटेक्ट कर देती है। बीटी क्या है, बीटी एक बीटी होता है हमारा बटरफ्लाई कैटरफ्लाइज, ठीक है। ये स्पीसीज को बचा कर रखती है, इंटरमीडिएट नहीं होने देती, मिलने नहीं देती आपस में, ठीक है। आगे समझ, हमने अपनी फसल उगाई, जो ज़मीन, जिनके पास ज़मीन वमीन होगी, जो खेती बाड़ी का लोग हैं, उनको पता होगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रॉप भी हार्मफुल हो जाती है, ठीक है, क्रॉप को नुकसान पहुंचता है। तो तो वहाँ पे जो इंसेक्ट है उनको कैसे कंट्रोल करना है हमें, लेडी बर्ड है, वो कंट्रोल करती है एफिड्स को। किसको कंट्रोल करती है बेटा, एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है, हमारा मॉस्किटो को। ट्राइकोडर्मा एक फंजी है, वो प्लांट को हमारे पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बीटी क्या है, हमारी बटरफ्लाई कैटरफ्लाइज, ठीक है। बैक्लो वायरस क्या है हमारा, एनपीवी क्या होता है, न्यूक्लियो पॉलिंड्रो वायरस, ठीक है। ये हमारी स्पीसीज की स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम है, ये याद रखने, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बैक्लो वायरस कैसा है हमारा, नैरो स्पेक्ट्रम। जब क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और 2-4 और ऑप्शन रख देंगे, ठीक है। याद रखना है बैक्लो वायरस क्या है बेटा, हमारा नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, बस इसे टॉपिक को पढ़ लेना, ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बस बीटी कॉटन जो है वो छोड़ देना, उसको मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 12 में, हम जब बायोटेक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ आते हैं हमारे क्रॉप के टाइम पर हम क्या डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। वैसे तो ये चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है तुम्हारा बायोटेक का, क्योंकि चैप्टर लिंक्ड है आपस में, बाकी तो मैं वहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और वीडीसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन जाता है, एक वाटर हाइसेंट होता है, ये फंजी होती है हमारी। कौन सा, ये इसमें फंजी यूज़ करते हैं हम, कैरसो कैरिको स्पोरल, ठीक है। प्रिकल पेयर्स कैक्टस है हमारा। इंसेक्ट कौन सा है इसमें यूज़ करते हैं, कैक्टोब्लास्टिस, ठीक है। मिल्क वीट वाइन्स है, इसमें स्पोर ऑफ फाइटो फाइटोप्थोरा। इस ऐसे छोड़ो, बायोविडिसाइड को बस इतना याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, वाटर हाइसेंट वाला पॉइंट है, इसे याद कर लेना। बाकी बायोटेक में पढ़ा दूंगा, या एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें आ जाएगा समझ, ठीक है बेटा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा बायो फर्टिलाइजर से। बायो फर्टिलाइजर के कौन कौन से होते हैं, हमारे 3 होते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया वाले कौन से होते हैं हमारे, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से होते हैं हमारे, फ्री लिविंग वाले। फ्री लिविंग में कौन कौन से आते हैं हमारे, नाइट्रोजन फिक्सर आता है, एजोटोबैक्टर आता है, एजोस्पाइरिलम आता है, और बेजर रिनकिया, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या है हमारे,
हमारी ज़मीन है, उसमें हमारी फसल उग रही है, ठीक है, तो उसे पैथोजन से बचाने के लिए, उसे जल्दी ग्रो करने के लिए हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। आजकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, देखा भी होगा किसान डालता हो, हर रोज़ जाके डालता है अपने खेत में। तो इट मे बी बैक्टीरिया, फंजी, साइनोबैक्टीरिया, तीनों में कुछ भी होते हैं। फ्री लिविंग एरोबिक है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सर डालते हैं, एजोटोबैक्टर डालते हैं, एजोस्पाइरम डालते हैं, और बेजर इनकिया डालते हैं, ठीक है। और एक और आता है राइजोबियम, वो भी किस में आता है, हमारे फ्री लिविंग में आता है, ठीक है। इसे लिख लेना अपने उसमें एनसीईआरटी में। और फंजी जो है हमारे, फंजी कौन कौन सी आती है हमारी, क्लॉस्ट्रीडियम और बेसिलियस। फंजी कौन सी हमारी, क्लॉस्ट्रीडियम, बेसिलियस। साइनोबैक्टीरियम में क्या क्या आता है हमारा, नॉस्टक, एनाबेना, और बोथ आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, बोथ आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, दोनों साथ में मिले हुए होते हैं, ठीक है, दोनों हमारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर भी हैं। साइनोबैक्टीरिया तो है ही है, ये नॉस्टा, कैनाबेना क्या है, ये हमारे साइनोबैक्टीरिया है, बट ये हमारे साथ ही साथ क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर भी है। आई समझे, इंपॉर्टेंट है ये बायो फर्टिलाइजर वाला पॉइंट, इस पे डबल टिक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना। साइनो बायो फर्टिलाइजर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंजी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरियल हो सकते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग है तो नाइट्रोजन फिक्सर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और राइजोबियम। और फंजी की बात करें तो कौन कौन सी फंजी आती है हमारी, क्लॉस्ट्रीडियम, बेसिलियस, ठीक है। बेसिलियस में कन्फ्यूज मत जाना है कि बैक्टीरिया तो नहीं है, बैक्टीरियल तो नहीं, फंजी क्या है हमारी, बेसिलियस, बेसिलियस क्या है हमारी, फंजी है। साइनोबैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे, नॉस्टक, एनाबेना, ठीक है तो साइनोबैक्टीरिया, बट एट द सेम टाइम ये क्या है हमारे, नाइट्रोजन फिक्सर भी है। बोथ आर सिम्बायोटिक, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके। सिम्बायोटिक क्या होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो कि क्या शो करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एक बीजी आता है हमारा, बीजी क्या है हमारा, ऑलिसेरिया है, ये हमारा कहाँ डाला जाता है, राइस पैडी फील्ड में, जहाँ पे राइस हमारे ग्रो कर रहे होते हैं ना, वहाँ डाला जाता है, ठीक है। फंजी, माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ा होगा तुमने, अब मैंने उसमें पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। माइक्रोराइजा किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में वो करते हैं। इसके दो होते हैं, या तो एक्टोमाइक्रोराइजा हो सकता है, या फिर दूसरा होता है हमारा एंडोमाइक्रोराइजा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनस, पाइनस क्या हमारे जिम्नोस्पर्म, उस पर हमने क्या देखा था, हाइफे, सरफेस ऑफ फ्रूट, ठीक है, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंडोमाइक्रोराइजा यानी कि अंदर कॉर्टिकल सेल्स ऑफ फ्रूट देखी थी हमने, उसमें एंजियोस्पर्म में, तो उसमें क्या आते हैं हमारे ऑर्किड्स, ये मैंने पढ़ाई हुई बेटा, हर्ट मत करना, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी बेटा एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, बता देना। पेज नंबर 186, 187 ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 10.6 माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। हमारी बुक ने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया, जो उन्होंने पहली लाइन की थी, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है। देखो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट, बायोगैस, गोबर गैस, गंगा यमुना, वाटर में, एंटीबायोटिक्स में, हर जगह, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस सेंसेस वाला चैप्टर है, 4-5 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। ये जो लास्ट के टॉपिक पढ़ा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके एनसीईआरटी हैंड टू हैंड रीड कर लेना। आई नो पेपर चल रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट पेज पे फंजी के बारे में लिखा हुआ है ना, माइक्रोराइजा के बारे में, ये और नीचे साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप एक्सरसाइज के, आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आपका टेस्ट होगा इसका जल्दी, नेक्स्ट संडे इसका टेस्ट रखते हैं, ठीक है। इसका टेस्ट आपका वैसे भी होगा, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू, और सब्जेक्टिव वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज दोनों होगा, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आए, कॉल मैसेज कर लेना, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, बट देख लेना चैप्टर खत्म हो गया हमारा, तो चैप्टर 12 की हमारी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई, एक नहीं 2 हो गई, रिप्रोडक्शन वाली भी हो गई और ये भी, एक आधा चैप्टर रहेगा वो निपटा दूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग वाले चैप्टर, उसके बाद वापस आ जाएंगे हम 12th पर, 12th के फिर हम 2-4 चैप्टर जल्दी जल्दी खींचेंगे।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।